नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने अब तक जो है 100 प्रश्नों की चर्चा कर ली थी और आज से हम लोग 101 से लेके और 125 तक के आज प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे के आगे देखते रहेंगे, ठीक है। तो 100 प्रश्नों में हम लोगों ने जो है टेक्सोनोमी की चर्चा की थी, जिसमें आपके बैक्टीरिया हो गए, आपके जितने भी प्रकार की चीज़ें जो टेक्सोनोमी में आती है उन सब से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए थे, है ना। ज़्यादा बड़ा लेंथी उसको अभी तक नहीं लिया है, हालांकि और भी हम लोग उनमें से क्वेश्चन लेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा हम लोग एक ही एक चीज़ खाते हैं ना, जैसे रोज़ दाल चावल खाते हैं तो दाल चावल से बोर हो जाते हैं। तो कभी कभी पनीर की सब्जी भी हम लोगों को खा लेनी चाहिए। और उसी पनीर की सब्जी में जो आपका फेवरेट टॉपिक है वो आज आ गया है, कोशिका। कोशिका से संबंधित हम लोग उतने प्रश्न कर लेंगे कि कोशिका हम लोग जो है वो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इन प्रश्नों को करने के बाद हम लोगों को इतना जो है अनुभव हो जाएगा कि हाँ, अब हम लोग जो है वो दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। सभी अपने प्रश्न को जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर देंगे। पहला प्रश्न है, सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं क्या? सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं, बता दीजिए। सबसे ज्यादा एंजाइम कौन से और कोशिका अंग में पाए जाते हैं? इसके क्वेश्चन का मतलब यह है कि किस कोशिका के अंग में जो है एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले कोशिका की बेसिक डिटेल हम लोग कर लेते हैं। कोशिका की खोज सबको पता है भाई, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। और साथ में ध्यान रखना, इसको जो है माइक्रोग्राफिया बुक में इन्होंने लिखा था। एक तरह से ये मृत कोशिका थी। ये सब बातें आपको पता है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूएन हॉक ने। ये सब आपको पता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। साथ में ल्यूएनहॉक ने आपके आरबीसी की भी खोज की, आपके बैक्टीरिया की भी खोज की, है ना, शुक्राणु की भी खोज की। ऐसे बहुत सारी खोजें आपके ल्यूएनहॉक ने की थी। फिर कोशिका सिद्धांत आया, वो आपके स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। फिर आपके रुडोल्फ विर्चो आए, उन्होंने एक बात कही कि जो कोशिका है, वो जो कोशिका होती है वो आपके पूर्ववर्ती कोशिका से उसका निर्माण होता है। तो इतनी बहुत सारी बातें जो है वो कोशिका के बारे में आप लोगों को पहले से पता होगी। हमारा यहाँ पे प्रश्न है, सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं कौन से कोशिका में पाए जाते हैं? क्या कोशिकांग में पाए जाते हैं? क्या लाइसोसोम में, क्या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या न्यूक्लियस में, क्या ईआर में? दोस्तों, सबसे ज़्यादा एंजाइम की जब भी मैं बात करूँ ना, सबसे ज़्यादा एंजाइम की जब भी मैं बात करूँगा, तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा एंजाइम है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं? शक्ति शक्ति ग्रह कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यहाँ जो है एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, जो कि अपनी ऊर्जा की एक इकाई है, ठीक है। तो जितने भी प्रकार के ऊर्जा से संबंधित कार्य होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। सबसे ज्यादा एंजाइम भी कहाँ पाए जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। क्या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नग्न होता है? क्या वर्ताकार होता है? क्या द्विरज्जुकी होता है? क्या सभी इसमें सभी भाग इसमें पाए जाते हैं? तो हाँ दोस्तों, इसका आंसर मुझे दे दीजिए। 102 का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। 102 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? दोस्तों, जब भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की मैं बात करता हूँ, किसकी? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। स्पीड तेज तो नहीं लग रही है? क्योंकि मुझे खुद को ऐसा विश्वास हुआ कि स्पीड वास्तव में तेज है, थोड़ा सा धीरे बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है वो किस प्रकार का होता है? माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है वो नग्न होता है दोस्तों, वर्ताकार होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विरज्जुकी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। इसलिए अपना आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला जो है 103, गोल्जी का एक किससे उत्पन्न होता है? गोल्जी का एक किससे बनता है दोस्तों? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। गोल्जी का एक बनता किससे है दोस्तों? और ये प्रश्न जब मैंने कोशिका करवाई थी ना, कोशिका कोशिका ऑलरेडी मैंने करवा चुका हूँ मैं, है ना। ऑलरेडी कोशिका करवा चुका हूँ। अब नहीं आए ना तो आप लोग डंडे खाओगे, बताओ। हाँ,
गोल्जी का एक किससे उत्पन्न होता है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कमेंट में आंसर दे दीजिए। जो जो अभी इस तीसरे 103 नंबर के प्रश्न को देख रहा है, सभी कमेंट में मुझे आंसर देंगे कि जो गोल्जी काई है वो किससे उत्पन्न होता है। गोल्जी काई किससे उत्पन्न होता है? क्या आपके ईआर से उत्पन्न होता है? ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना? या फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, आपके न्यूक्लियस से होता है, आपके प्रोप्लास्टिड से होता है। तो प्रोप्लास्टिड का सवाल ही पैदा नहीं होता है, न्यूक्लियस से तो नहीं होता है मेरे मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया से भी नहीं होता है। यह तो आपके किससे होता है? गोल्जी काई से होता है। किससे होता है? गोल्जी काई से, सॉरी ईआर का, गोल्जी काई का जो निर्माण है वो ईआर से होता है, अंत प्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, बताओ कौन कौन सी होती है? आपके आर ई आर होती है, एस ई आर होती है, इसको खुरदरी बोलते हैं, इसको जो है आपके चिकनी या स्मूथ बोलते हैं। खुरदरी पे जो है वो राइबोसोम होते हैं, क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होगी ऑलरेडी। तो अपने 103 का जो नंबर हो जाएगा वो आपकी क्या हो जाएगा? एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, अभी अभी मैंने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया कि कोशिका का जो शक्ति ग्रह है वो क्या होता है? क्या न्यूक्लियस होता है क्या? क्या डीएनए होता है क्या? अरे क्या एटीपी होता है क्या? अरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का शक्ति ग्रह, जिसको अभी अभी मैंने बताया, पावर हाउस इसको बोलते हैं, पावर हाउस इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या बनती है? एटीपी तो यहाँ बनती है रे भाई, एटीपी तो यहाँ बनती है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे अंग होते हैं, एक होता है क्रिस्टी, याद रखना, और कहीं ना कहीं आ जाएंगे अभी, ऑक्सीसोम, यहाँ जो है वो आपके मैट्रिक्स पाया जाता है, डबल लेयर होती है, दो परतें होती है, दो परत बोल सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है, उसको प्री माइट्रोकॉन्ड्रियल, प्री माइट्रो, राइटिंग पे मत जाना, सब कुछ नॉलेज है भाई अपन को। माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस इसको बोलते हैं, प्री माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते रहे, सब बातें आपको पता होगी। कोशिका का शक्तिक्रम माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? अरे कितना प्यारा प्रश्न है प्यारे मित्रों, कितना प्यारा प्रश्न है, बताओ। हाँ, ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाएंगे ना तो फोड़ के आ जाना, फोड़ के आ जाना, पेपर को फाड़ के आ जाना, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है बताओ? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? 105 में क्या प्रोटीन और सेल्यूलोज की बनी होती है क्या? क्या प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है क्या? क्या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है क्या? या इसमें प्रोटीन भी होता है, फॉस्फोलिपिड भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है? दोस्तों ये प्रोटीन की तो बनी होती है, पर सेल्यूलोज की तो नहीं बनी होती है। सेल्यूलोज की तो कोशिका भित्ति होती है रे। प्रोटीन की होती है, फॉस्फोलिपिड की होती है, बिल्कुल वो सही बात है, यहाँ तक तो सही है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होता है रे, लेकिन प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों ही होते हैं। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कई बार हम लोग प्रश्न को पूरा ऑप्शन पढ़े ही हम लोग जो है प्रश्न कर देते हैं, इसीलिए ये प्रश्न लेके आया हूँ। क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं, अरे प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड अले 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 कर दिया भाई, लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है। एक गुरु मंत्र देता हूँ, जब भी पेपर करने बैठो दोस्तों, पेपर करने जब भी बैठो, चारों ऑप्शन देखो जरूर, है ना? पेपर करने जब भी बैठो चारों ऑप्शन देखो जरूर, नहीं तो वाट लग जाएगी। क्या लग जाएगी? वाट लग जाएगी, है ना? और फिर घर पे आके बोलोगे मैंने तो पेपर पूरा पढ़ा ही नहीं। इसमें तेरी तो गलती है, मेरी थोड़ी गलती है, पेपर तू करके आया है, मैं थोड़ी करके आया हूँ, बता। हाँ, यही बात है ना? आपके 107 नंबर का प्रश्न है, प्लाज्मा लेमा क्या है? प्लाज्मा लेमा उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? प्लाज्मा लेमा में आपके जो है वो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? क्या हेमी सेल्यूलोज के रूप में होता है क्या? क्या सेल्यूलोज के रूप में होता है क्या? क्या आपके स्टार्च के रूप में, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में? 107 का आपको आंसर देना है, 107 का आपको आंसर देना है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसमें कोई हेमी सेल्यूलोज नहीं होती है, कोई सेल्यूलोज नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट में तो क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन का जो है, ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में ये होता है। तो इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। कितने नंबर?
4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 106 यहाँ पे खा गए हैं हम लोग, है ना, 106 यहाँ पे खा गए, अरे भाई। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करें 100 108 की। प्लाज्मा झिल्ली किसकी उपस्थिति के कारण तरल संरचना होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है किसकी उपस्थिति के कारण तरल संरचना होती है? कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट के कारण होती है, क्या लिपिड के कारण होती है, ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होती है, या पॉलीसेकेराइड के कारण होती है? बताओ जल्दी से। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण तरल संरचना होती है? क्या कार्बोहाइड्रेट के कारण, क्या लिपिड के कारण, या ग्लाइकोप्रोटीन के कारण, या फिर पॉलीसेकेराइड के कारण? बताओ। तो ये जो है लिपिड के कारण, लिपिड किस में होती है आपको पता है? फॉस्फोलिपिड की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्रोटीन उसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है, लेकिन इसकी जो तरल संरचना है, तरल जो संरचना है, वो 2 नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लिपिड के कारण जो है इसकी बनी होती है। उसके बाद अगला प्रश्न, सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित तरल मोजेक मॉडल। देखो, आपकी जो कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली, उसके 3 मॉडल दिए हुए थे, 3 मॉडल दिए हुए थे। पहला आ जाता है आपका सैंडविच मॉडल। कौन सा? सैंडविच मॉडल। ठीक है, उसके बाद एक मॉडल आता है आपका जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तरल मोजेक मॉडल। ठीक है, ये 2 मॉडल आपको निश्चित तौर से याद करने हैं। एक तीसरा मॉडल और होता है ना, तो आपको 2 मॉडल तो याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, इसको भी याद मत रखो आप, तो इसको याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंगर और निकोलसन ने दिया था तरल मोजेक मॉडल। इन्होंने जो है कोशिका झिल्ली की जो साइज थी, कोशिका झिल्ली की जो साइज थी ना दोस्तों, वो आपके 75 एमस्ट्रॉन्ग से 100 एमस्ट्रॉन्ग बताई थी। कितनी? 75 से 100 एमस्ट्रॉन्ग इसने साइज बताई थी। ठीक है, इसमें जो है क्या बोल रहा है कि इनके अनुसार कोशिका जो झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? क्या सेल्यूलोज की बनी होती है, क्या हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, क्या इसके साथ फॉस्फोलिपिड व आंतरिक प्रोटीन की बनी होती है, क्या फॉस्फोलिपिड बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड व हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है? तो 109 का 3 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 109 का 3 आंसर आ जाएगा। इसमें जो है फॉस्फो क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। इसके अलावा इसमें जो है वो आपके बाह्य प्रोटीन होता है ना, और इसके अलावा जो है आंतरिक प्रोटीन भी इसमें, आंतरिक प्रोटीन भी होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है, बाह्य प्रोटीन होता है, आंतरिक प्रोटीन होता है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की चीजें आपको बता रखी है। ठीक है, बात करें हम लोग 110 नंबर प्रश्न की। 110 नंबर प्रश्न की, मध्य पटलिका में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? आपकी जो कोशिका भित्ति है उससे प्रश्न आया है, उसका एक पार्ट होता है मध्य पटलिका, और इसमें जो है कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? क्या क्यूटीन का जमाव इसमें होता है, या काइटिन का, क्या लिग्निन का, या फिर पेक्टिन का? बताओ दोस्तों। जो आपकी मध्य पटलिका होती है, जिसे मिडिल लेमिला हम लोग बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से होती है। इसके दोनों ओर प्राथमिक और द्वितीयक जो है कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति, और द्वितीयक और तृतीयक कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या होती है आपकी मध्य पटलिका, या फिर इसको हम लोग मिडिल लेमिला बोलते हैं। इसमें जो है किसका जमा हो जाता है? इसमें पेक्टिन का जमा हो जाता है, पेक्टिन का जमा हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? पेक्टिन का जमा हो जाता है। तो 4 नंबर यहाँ पे जो है वो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन से स्तर में वृद्धि की क्षमता होती है ना, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ बढ़ती रहती है? देखो, इसमें जो है ध्यान रखना, ये भी आपका कोशिका वित्तीय या सेल वॉल से प्रश्न है। सेल वॉल से ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन से स्तर में वृद्धि की क्षमता होती है, यानी वृद्धि कौन सा स्तर करता है जो कि कोशिका भित्ति की परिपक्वता के साथ घटती जाती है? ध्यान रखना। तो आपके इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या? प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है ना, प्राथमिक जो कोशिका भित्ति होती है, वो सबसे पहले वृद्धि करती है, और उसके बाद जो है इसकी परिपक्वता के साथ जो है घटती जाती है। आपने कई बार फ्रूट को काटा होगा, जब आपके फ्रूट को आप लोग काटते हो तो उसमें सबसे जो बाहरी भित्ति होती है वो ही प्राथमिक भित्ति होती है। ठीक है,
बात करें सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित तरल मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा कला का मॉडल रॉबर्टसन के मॉडल से किस प्रकार से भिन्न है? क्या वसा के स्तरों पर, क्या प्रोटीन के स्तरों की व्यवस्था पर, क्या वसा स्तरों के व्यवस्था में, या फिर प्रोटीन स्तरों की अनुपस्थिति में? इसमें जो प्रोटीन का स्तर तो निश्चित रूप से उपस्थित होता ही है, बिल्कुल आपको पता है। तो ये तो आपका 4 नंबर तो आंसर जो है होगा नहीं। आपके जो है यहाँ पे प्रोटीन स्तर की जो व्यवस्था होती है ना, वो बाह्य व आंतरिक इस प्रकार से होती है, बाह्य व आंतरिक होती है ना। और इसके कोई व्यवस्था नहीं होती है, जिस प्रकार से आपके आपके रॉबर्टसन का मॉडल था कि इस प्रकार से ये बाहर एक प्रोटीन होगा और ये आपके प्रोटीन होगा और बीच में आपका माल मटेरियल जो मसाला होगा वो होगा, है ना। तो इसमें जो है वो आपके क्या ये फॉस्फोलिपिड हो गया और ये क्या हो गया, दोनों प्रोटीन हो गए। लेकिन यहाँ जो है बाह्य व आंतरिक दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका जो भिन्न होता है प्रोटीन स्तरों की व्यवस्था के आधार पर होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 113 में झिल्ली की तैलीय प्रकृति किस कार्य को इंगित करती है? झिल्ली की तैलीय प्रकृति जो है वो किस कार्य को इंगित करती है ना, किस कार्य को इंगित करती है? तो ध्यान रखना कोशिका भित्ति, कोशिका वृद्धि, क्या कोशिका विभाजन, क्या एंडोसाइटोसिस, या फिर उपरोक्त सभी? 113 का आंसर दे दीजिए। ये जी हाँ, ये जो है ना, ये झिल्ली ये तरलीय प्रकृति के द्वारा वृद्धि भी करती है, कोशिका विभाजन भी करती है, एंडोसाइटोसिस की क्रिया यानी भोजन को अंदर लेने की क्रिया भी करती है, और आपके उपरोक्त सभी काम जो है ये करती है। इसलिए यहाँ पे 4 आंसर इसका आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करें 114 की, जंतु कोशिका द्वारा बड़े अणु ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या विसरण की क्रिया किसको कहते हैं? क्या सामान्य प्रासरण की इसको क्रिया बोलते हैं? क्या आपके एक्सोसाइटोसिस इसको बोलते हैं, या फिर एंडोसाइटोसिस बोलते हैं? ध्यान रखना, जंतु कोशिका जो होती है ना वो बड़े अणुओं को ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया को विसरण नहीं कहते हैं दोस्तों। विसरण नहीं कहते हैं, सामान्य प्रासरण नहीं कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस यदि ये तो बाहर निकालने की प्रक्रिया है। क्या बाहर निकालने की प्रक्रिया है, अंदर लेने की प्रक्रिया तो ये है। यानी कि हम लोग इसमें जो है 4 आंसर लगा देंगे, 4 आंसर लगा देंगे। उसके बाद 115, प्लाज्मा कला से होकर ठोस भोजन अंतःग्रहण कहलाता है ना। जो जो भोजन है उसका अंतःग्रहण क्या कहलाता है? 115 में जो फेगोसाइटोसिस जो आपके आप फेगोसाइटोसिस होता है ना, फेगोसाइटोसिस जो होता है वो आपके ठोस भोजन का अंतःग्रहण कहलाता है। तो इसमें 2-3 प्रकार की चीजें होती है, पिनोसाइटोसिस होता है, एंडोस्मोसिस तो नहीं होता है ना। उसके अलावा पिनोसाइटोसिस, साइटोकाइनेसिस, ये प्रकार की क्रिया। साइटोकाइनेसिस तो आपके अलग ही है ना। तो फेगोसाइटोसिस जो है इसका आंसर हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस का आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा जो है प्लाज्मा कला जो है ठोस भोजन का अंतःग्रहण करती है, अंदर लेती है ना। ये एंडोसाइटोसिस का ही एक प्रकार होता है। प्लाज्मा झिल्ली जो क्या होती है, ये चयनात्मक पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, बिल्कुल। ये क्या होती है, आपके चयनात्मक पारगम्य होती है। आपके जो है अम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा। तो 116 में जो है वो आपके चयनात्मक पारगम्य हो जाएगा, है ना। सिलेक्टिवली परमीबियल इसको बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्या इंग्लिश के शब्द बोलने में मुझे दिक्कत आती है दोस्तों। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल में क्या है? ऊपरी परत अध्रुवीय जल से नहीं होती है, ध्रुवीय परत जल विरागी होती है, फास्फोलिपिड मध्य में एक द्विआण्विक परत बनाते हैं, और प्रोटीन एक मध्य परत बनाता है, ठीक है। तो ये इनमें से आंसर आप लोग देंगे दोस्तों। इसमें जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, फॉस्फोलिपिड जो होता है वो एक द्विआण्विक परत बना लेता है, द्विआण्विक क्या बना लेता है, परत बना लेता है। इसका आंसर 3 नंबर आपके पास हो जाएगा। उसके बाद 42 में सॉरी 118 में हम लोग बात करें, पादप कोशिका झिल्ली का मुख्य लिपिड घटक कौन सा है? क्या ग्लाइकोकेलिक्स होता है, क्या फॉस्फोडाइस्टर होता है, क्या पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, या फॉस्फोग्लिसराइड होता है? तो 118 में जो है इसका आंसर बता दीजिए। क्या ग्लाइकोकेलिक्स होता है, क्या फॉस्फोडाइस्टर होता है, क्या पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, क्या फॉस्फोग्लिसराइड होता है? बताओ।
दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉस्फोग्लिसराइड। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका मुख्य घटक है किसका, लिपिड का। लिपिड जो पादप कोशिका है उसका मुख्य घटक जो है, पादप कोशिका झिल्ली जो होती है ना, उसका मुख्य लिपिड घटक जो है वो फॉस्फोग्लिसराइड होता है। उसके बाद एक बड़ा प्रश्न, और इसको जो है ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं इसलिए डाला है मैंने। व्यापक रूप से स्वीकृत यानी कि बड़े रूप में जो स्वीकृत तरल मोजेक मॉडल है, जो कि सिंगर व निकोलसन के ने दिया था। इसके अनुसार कोशिका झिल्लियां जो है वो अर्ध तरल होती है, जहाँ ना अर्ध तरल होती है, जहाँ लिपिड्स तथा समाकल प्रोटीन यादृच्छिक रूप में विचरण करते हैं। यानी कि प्रोटीन जो होता है और लिपिड जो होता है ना, वो एक व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं, वो इधर उधर कहीं भी यादृच्छिक होते हैं। ठीक है। हाल के वर्षों में इस मॉडल के अनेक प्रकार रूपांतरण किया, यानी इस मॉडल में जो है बहुत सारे रूपांतरण किए गए हैं। इसमें से कौन सा जो कथन है वो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ये एक आपके जनरल स्टडीज पे या फिर नए आपके नई स्टडी पे जो है आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना। प्रश्न आएगा बिल्कुल 119 नंबर जो प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में आपको बता दूंगा। इसमें जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ना, क्या प्रोटीन लिपिड द्विपरत के भीतर फ्लिप फ्लॉप गतियां भी कर सकते हैं? क्या अनेक प्रोटीन लिपिड द्विपरत के भीतर पूर्णतः अंत स्थापित बने रहते हैं? क्या कोशिका झिल्लियों के भीतर के प्रोटीन लिपिड द्विपरत में चल सकते हैं? क्या प्रोटीन झिल्ली के कुछ खास भागों में परिसीमित बने रह सकते हैं? तो आपके जो 119 का जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसमें जो है फिलिप फ्लॉप या यादृच्छिक गतियां कर सकते हैं, यादृच्छिक गतियां भी कर सकते हैं या फिलिप फ्लॉप गतियां भी कर सकते हैं प्रोटीन लिपिड द्विपरत के भीतर। कहाँ पे? प्रोटीन लिपिड द्विपरत जो होती है उसके भीतर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है वो सही हो जाएगा, बाकी तीनों ही गलत खत्म हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग 120 पे, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका अंगक है। अर्ध स्वायत्त शासी है ना, क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या राइबोसोम होता है, क्या प्लाज्मा झिल्ली होती है, क्या परोक्सी सोम होता है? तो जो अर्धश्वासी कोशिका अंगक है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह होता है ना। निम्नलिखित में से किसे कोशिका झिल्लियों का तंत्र कहा जाता है? जो लाइसोसोम होता है क्या उसको कहा जाता है, क्या अंतःप्राद्रवी जालिका को कहा जाता है, या फिर सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्या हरित लवक को कहा जाता है? जो आपके 121 का जो नंबर है, नंबर जो क्वेश्चन है, जो कोशिका झिल्लियों का तंत्र होता है वो अंतःप्राद्रवी जालिका को कहते हैं। यहाँ जो है कुछ इस प्रकार से जो है बहुत सारी झिल्लियां आपके यहाँ पे उपस्थित होती है ना, झिल्लियां उपस्थित होती है, जिसपे जो है आपके क्या होते हैं, राइबोसोम आपके उपस्थित होते हैं कुछ इस प्रकार से ये। और आपके ये जो है ना, ये आपके बाहरी झिल्ली से जुड़ी होती है, बाहरी कौन सी कोशिका झिल्ली से, और ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, एनएम से जुड़ी होती है। ये किससे जुड़ी होगी? जो आपकी कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सीएम, ये सीएम और एनएम से जुड़ी होती है, दोनों तरफ से ध्यान रखना। बात करें राइबोफ्लोरिन किसकी सतह पर पाए जाते हैं? क्या खुरदरी ईआर की सतह पर, क्या चिकनी ईआर की सतह पर, क्या गोल्जिकाई की सतह पर, या इनमें से कोई नहीं? 122 का आंसर मुझे दे दीजिए। आपके जो राइबोफ्लोरिन होते हैं, आपके राइबोफ्लोरिन जो राइबोसोम के एक प्रकार होते हैं, या आपके खुरदरी ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें 123 में, किस पीएच पर लाइसोसोम के एंजाइम सक्रिय होते हैं? जो अम्लीय जो होगा, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो आपके जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसकी पीएच जो है वो भी अम्लीय होनी चाहिए। पीएच कितनी? 5 होती है। कितनी? 5 होती है। उसके बाद बात करें हम लोग 124 नंबर की, पदार्थों का रासायनिक रूपांतरण जैसे प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पर होता है? पदार्थों का जो रासायनिक रूपांतरण है, जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, इसका ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है? ध्यान रखना। आपके जो इसका ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो गोल्जी काई में होगा। ग से ग्लाइकोसाइलेशन, ग से गोल्जी काई, याद रखना। उसके बाद बात करें चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका सामान्यतः किसकी बनी होती है? जो इसमें तीनों ही प्रकार की चीजें होती है
है ना। लेकिन यहाँ जो है मेनली ये बनी होती है नलिकाओं की, किसकी, नलिकाओं की, है ना। जो नलिकाएं होती है ना, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, वो आपके नलिकाओं की बनी होती है। लेकिन अंतःप्रद्रवी जालिका की अगर पूछ ले तो उसमें सिस्टर्नी भी होती है, उसमें नलिकाएं भी होती है, उसमें वेसिकल भी होते हैं। वेसिकल कुछ इस प्रकार से होती है। सिस्टर्नी और नलिकाएं नलिकाओं के रूप में आपके ये इस प्रकार से नलिकाएं होती है। ठीक है, तो आज जो है 125 प्रश्नों को रैपिड फायर रूप से मैंने पढ़ाया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करें, ऐसा मेरा मानना है। हर एक प्रश्न आप तक पहुंच जाए, बस इतना सब कुछ सही है ना। ज़्यादा हम लोग डीप में चले जाते हैं तो फिर जो प्रश्न है वो थोड़े से लेंथी भी हो जाते हैं, और दूसरी बात आप लोग उसको पढ़ते भी पूरे नहीं हो, ज़्यादा देर तक आप लोग कक्षा नहीं देखते हो, ऐसा मैंने जनरली देखा है। इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर बताना वाजिब समझा है, क्योंकि कैसे भी करके अगर आपको 10,000 प्रश्न आपके दिमाग में एक बार निकल जाए ना दिमाग से, तो फिर तो आप ऑप्शन देख के कर लोगे, है ना। तो दोस्तों पिछली बार पिछली कक्षा में जो है मैंने एक आंसर जो है वो मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करवाना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो मैंने इससे पिछली जो कक्षा ली थी उसका मैं बात कर रहा हूँ ना, इससे पिछली आपके एक 75 नंबर का जो प्रश्न था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक मिनट। जो 75 नंबर का प्रश्न था, वहां मैंने वायरस को जो है वो गलती से एक कोशिकीय लिख दिया था, जबकि वायरस जो होता है वो अकोशिकीय होता है, किसी प्रकार की कोई कोशिका इसमें होती ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान यहाँ से करेक्शन कर लेना। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा शुभ दिन।